एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में पिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। पिंकी अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी और वो पढ़ने में भी काफी होशियार थी, परंतु पिंकी का रंग काला था, जिस वजह से उसे लोगों के बहुत ताने सुनने पड़ते थे। साथ ही स्कूल में भी उसका सब बहुत मजाक बनाते थे। लेकिन पिंकी क्लास के बिल्कुल लास्ट वाले डेस्क पर बैठी हुई थी, और वो भी अकेले, क्योंकि कोई भी उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। काले रंग की वजह से उसके स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था। तभी मोना नाम की एक लड़की क्लास के अंदर आती है और कहती है, अरे आज मैं बहुत लेट हो गई, क्लास में तो बैठने की जगह ही नहीं बची। तभी पिंकी मोना से कहती है, मोना मेरे बगल वाली सीट खाली है, अगर तुम चाहो तो यहाँ आकर बैठ जाओ। नहीं, मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगी, तू बहुत काली है। अगर मैं तेरे साथ बैठूंगी तो मैं भी काली हो जाऊंगी। मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो तेरे पास बैठूंगी। मोना की बात सुनकर पिंकी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे हर रोज यही सब सुनना पड़ता था। इसी वजह से उसका स्कूल आने का भी मन नहीं करता था। स्कूल की छुट्टी के बाद पिंकी रोते हुए अपने घर लौटती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना, सब लोग मुझे काली काली बोलकर चढ़ाते रहते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता माँ। पिंकी की बातें सुनकर पिंकी की माँ कहती है, अरे तू चिंता मत कर बेटी, तुझे पता है तेरे पापा का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया है। अगले महीने हम लोग ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में चले जाएंगे। वहाँ पर हम तेरा बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। सच्ची में माँ? हाँ मेरी बच्ची। अपनी माँ की बातों से पिंकी बहुत खुश होती है और उम्मीद करती है कि नए स्कूल में जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ सभी उससे अच्छे से बात करेंगे और सभी उसके दोस्त बन जाएंगे। इसी तरह एक महीना बीत जाता है और पिंकी अपने परिवार वालों के साथ दूसरे शहर में चली जाती है। वहाँ जाकर उसके माता पिता उसका एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करवा देते हैं। पिंकी एक नई उम्मीद के साथ स्कूल जाती है, लेकिन पहले ही दिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इस स्कूल के बच्चे तो और भी ज्यादा बुरे थे और वो पिंकी से बहुत बुरी तरह बात कर रहे थे। अरे वो देख, वो हमारे स्कूल में नहीं आई है, देख तो जरा कितनी काली है। अरे ये तो अमावस की रात से भी ज्यादा काली है, लेकिन इसे हमारे स्कूल में एडमिशन कैसे मिल गया? मुझे तो इसे देखकर लग रहा है कि आज का दिन हमारा खराब होने वाला है। तुम सही कह रही हो, देखो तो जरा कितनी डरावनी लग रही है। अगर कोई छोटा बच्चा इसको रात में देख ले तो वो चुड़ैल समझकर डर ही जाएगा। तभी पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। तभी क्लास में टीचर की एंट्री होती है और वो बच्चों से कहती है, बच्चों फटाफट रेडी हो जाओ, आज मैं तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट ले रही हूँ। अरे यार, आज फिर से सरप्राइज टेस्ट? कहा था ना मैंने, आज का दिन हमारा खराब हो जाएगा। ये काली लड़की तो सच में बहुत मनहूस है। फिर टीचर पिंकी को अपने पास बुलाती है और कहती है, टेस्ट से पहले आप लोग इस नई लड़की से मिलो, इसका नाम पिंकी है, कौन बनना चाहेगा इसका दोस्त? टीचर की इस बात पर कोई बच्चा हाथ नहीं उठाता। सबसे आगे वाले डेस्क पर एक प्रियंका नाम की गोरी चिट्टी सी लड़की बैठी हुई थी। वो कहती है, मैडम इतनी काली लड़की से कौन दोस्ती करना चाहेगा? प्रियंका के इस बात से पिंकी को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि इस स्कूल में भी सब उसे काली काली बोलकर चिढ़ाएंगे। पिंकी ये सोचकर घबरा जाती है। क्लास खत्म होने के बाद प्रियंका पिंकी के पास आती है और कहती है, अरे अरे देखो तो जरा इस काली चुड़ैल को। ओ चुड़ैल, किसने एडमिशन दिया तुझे इस स्कूल में? तुझे पता है ये स्कूल मेरे पापा का है। तेरे यहाँ आने की वजह से मेरे पापा का नाम खराब हो जाएगा कि उनके स्कूल में काली लड़की पढ़ती है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं काली हूँ, इससे तुम्हारे पापा का और तुम्हारे स्कूल का नाम क्यों खराब होगा? काली होना कोई गुनाह थोड़ी ना है। अरे बाप रे, ये तो जुबान भी लड़ाती है। ओए, अगर तूने मुझसे ऐसे बात की ना तो मुझे 1 मिनट लगेगा बस तुझे स्कूल से निकालने में। मेरे पापा का स्कूल है ये, मुझसे जबान संभाल कर बात करना। प्रियंका पिंकी को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से हर रोज प्रियंका पिंकी के ऊपर अत्याचार करती रहती थी। हर रोज क्लासरूम में घुसकर पिंकी के बैग से ही अपना डेस्क साफ करती थी और तो और वो पिंकी को क्लास में बैठकर लंच भी नहीं करने देती थी।
ओए लड़की, यहाँ क्लासरूम में बैठकर लंच नहीं करेगी तू। तुझे देखकर हमसे खाना नहीं खाया जाता। पिंकी हर रोज लंच के समय कॉरिडोर में जाकर खाना खाया करती थी। कॉरिडोर में बैठकर वो खाना खाती और सिसक सिसक कर रोती रहती थी। हे भगवान, आप मुझे काला क्यों बनाया? सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं। यहाँ कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। क्या मैं इतनी ज्यादा बुरी हूँ भगवान? इसी तरह दिन बीत रहे थे। पिंकी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा तेज थी। उसका जनरल नॉलेज तो कमाल का था। क्लास में टीचर कोई भी सवाल पूछती थी तो पिंकी झट से उसका जवाब दे देती थी। इसी तरह फाइनल परीक्षा आ जाती है और पिंकी मन लगाकर अपना एग्जाम देती है। स्कूल के प्रिंसिपल के पास जब रिजल्ट आता है तो वो देखती है कि पिंकी ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। प्रिंसिपल को चिंता हो जाती है। अब मैं क्या करूं? अग्रवाल जी तो इस स्कूल के मालिक है, लेकिन उनकी बेटी के नंबर तो पिंकी से कम आए हैं। अगर उनकी बेटी की जगह कोई और फर्स्ट आ गया तो वो गुस्सा हो जाएंगी। प्रिंसिपल अग्रवाल जी को फोन करके सारी बात बताती है। अग्रवाल जी गुस्से में कहते हैं, मेरे स्कूल में मेरी बेटी के अलावा कोई और फर्स्ट कैसे आ सकता है? अगर ऐसा हो गया तो मैं किसी भी टीचर को सैलरी नहीं दूंगा। वैसे भी हर साल मैगजीन में फर्स्ट आने वाले बच्चों की फोटो लगती है। उसमें इतनी काली लड़की की फोटो छपेगी तो कैसा लगेगा? अब आप लोग देख लीजिए क्या करना है आप लोगों को। प्रिंसिपल चिंता में आ जाती है। वो पिंकी का नंबर कम कर देती है और प्रियंका का नंबर बढ़ाकर उसको पूरे स्कूल में टॉप करवा देती है। क्लास में जब सभी बच्चों को रिजल्ट दिखाया जाता है तो पिंकी प्रिंसिपल मैडम के पास जाकर कहती है, मैम, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था। मुझे सारे क्वेश्चन आते थे, फिर मुझे इतने कम मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? मैंने तो सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे और प्रियंका टॉप कैसे आ सकती है? उसने तो मेरे सामने चीटिंग करी थी। अब जो है वो है पिंकी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तुम हार मानना सीख जाओ बेटी। पिंकी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो प्रियंका की बातें सुन लेती है। प्रियंका अपनी सहेलियों को सारी बातें सच सच बता रही थी कि कैसे उसके पापा ने पिंकी के नंबर कम करवाकर प्रियंका के नंबर बढ़वाए हैं। ये सुनकर पिंकी को बहुत बुरा लगता है। वो घर चली जाती है और रोने लगती है। माँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। मैं तो तुझसे कितना प्यार करती हूँ बेटी। बस तुम ही तो करती हो, और तो कोई नहीं करता ना। मेरा कोई दोस्त नहीं है। यहाँ तक कि परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर मिलने के बाद भी मेरे नंबर कम कर दिए गए हैं। मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी माँ। पिंकी 2 दिनों तक स्कूल नहीं जाती है। उसके स्कूल ना जाने पर स्कूल में कोई उसकी खोज भी नहीं करता। इतने में स्कूल क्विज कंपटीशन शुरू हो जाता है। पिंकी के स्कूल से प्रियंका कंपटीशन में भाग लेती है। ये कंपटीशन स्कूल के प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ था। प्रियंका कंपटीशन में भाग तो ले लेती है, पर किसी भी क्वेश्चन का ठीक से आंसर नहीं दे पाती। वो हर एक प्रश्न का गलत उत्तर दे रही थी। ये सब देखकर स्कूल की प्रिंसिपल चिंता में पड़ जाती है। देखते देखते कंपटीशन का पहला राउंड खत्म हो जाता है। पहले राउंड में पिंकी का स्कूल सबसे पीछे था। प्रिंसिपल मैडम अग्रवाल जी के पास जाती है और कहती है, अग्रवाल जी, मुझे लग रहा है हमारा स्कूल ये कंपटीशन हार जाएगा, क्योंकि प्रियंका बेटी ठीक से आंसर नहीं दे पा रही है। नहीं, अगर हमारा स्कूल हार गया तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें ये कंपटीशन जीतना है। तभी प्रिंसिपल अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर तुरंत पिंकी के घर पहुंचती है और पिंकी से कहती है, पिंकी जल्दी चलो, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्रिंसिपल मैडम, आप यहाँ? ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। पिंकी 5 मिनट में रेडी हो जाती है। फिर प्रिंसिपल मैडम उसको तुरंत कंपटीशन में लेकर जाती है। अब प्रियंका की जगह पिंकी भाग लेती है और एक के बाद एक सही आंसर देकर वो अपने स्कूल को इस प्रतियोगिता में जिता देती है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अग्रवाल साहब खुद पिंकी के पास आकर कहते हैं, पिंकी बेटी, हम सब ने मिलकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तभी प्रिंसिपल मैडम भी कहती है, हाँ पिंकी, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम तो हमारे स्कूल की असली शान हो। तभी वहाँ पर प्रियंका भी आती है और कहती है, हाँ पिंकी, मुझे भी समझ आ गया कि ऊपरी खूबसूरती से कुछ नहीं होता। आज से तुम मेरी दोस्त हो।
सच में प्रियंका? हाँ पागल, सच में। इतना कहकर प्रियंका पिंकी को गले लगा लेती है। स्कूल को कंपटीशन जीतने का प्राइज मिलता है और पिंकी को भी क्लास का टॉपर घोषित किया जाता है। अब तो क्लास के सारे बच्चे पिंकी के दोस्त बन गए थे और पिंकी प्रियंका की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। अब पिंकी को सब कुछ मिल जाता है। इसी तरह अब वो अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगती है। रौनकपुर गांव में गंगा अपनी जुड़वा बेटियां रानी और मुस्कान के साथ रहती थी। रानी और मुस्कान बहुत छोटी थी, तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद गंगा ने ही बहुत ही मेहनत से दिन रात दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया था। धीरे धीरे उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो गई। वो जब अपनी माँ को इतना मेहनत करते हुए देखती तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता था। रानी, मुस्कान, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी बेटा। आई माँ, जल्दी से तुम दोनों नाश्ता कर लो, मैं सेठ के घर जा रही हूँ, रात को देर से घर आऊंगी। आज सेठ की बेटी का जन्मदिन है तो मुझे बहुत सारे काम है। माँ, हमारा जन्मदिन कब आता है? माँ, आपने तो कभी हम दोनों का जन्मदिन नहीं मनाया। मुस्कान, जन्मदिन सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता माँ कितनी मुश्किल से घर की जरूरतों को पूरा करती है ना माँ? मेरी बेटी से ये किसने कहा कि जन्मदिन सिर्फ बड़े लोग ही मनाते हैं? अरे मेरी दोनों राजकुमारियाँ क्या किसी से कम है? वो तो मुझे समय नहीं मिलता, इसलिए मैंने कभी तुम दोनों का जन्मदिन नहीं मनाया। इस बार देखना मैं कितने धूमधाम से तुम दोनों का जन्मदिन मनाऊंगी। क्या सच में माँ? और आप हमारे लिए वो बड़ा सा केक भी लेकर आओगे? हाँ बेटी, मैं केक भी लेकर आऊंगी। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना और शाम को दोनों बहन घर में ही रहना। ठीक है माँ। गंगा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की पूरी कोशिश किया करती थी। एक दिन सुबह सुबह गंगा अपनी बेटियों से कहती है, मेरी दोनों बेटियों को जन्मदिन की खूब सारी बधाइयाँ। भगवान तुम दोनों को लंबी उम्र दे। माँ, आज हम दोनों का जन्मदिन है। हाँ बेटी। माँ, आपको याद था आज हमारा जन्मदिन है? भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? माँ कभी अपने बच्चों की खुशियाँ भूलती है क्या? अब चलो दोनों अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं शहर जा रही हूँ तुम दोनों के लिए केक लेने, फिर साथ मिलकर धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे। माँ की बात को सुनकर खुशी और मुस्कान बहुत ही ज्यादा खुश हुई। गंगा अपनी बेटी के लिए केक लेने शहर की ओर जाने लगती है। उसके गांव से शहर के बीच एक घना जंगल पड़ता था। गंगा शहर से केक लेकर जब वापस लौट रही थी तभी उसे बहुत तेज प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाती है। गंगा वहीं पास ही केक रखकर नदी से पानी पी रही थी, तभी उसे एक जहरीला सांप काट लेता है और वो दर्द से छटपटाने लगती है। गंगा की आवाज सुनकर वहीं से गुजर रही मोना जादूगरनी को उस पर दया आ जाती है और वो उसके पास जाती है। अरे, आपको तो किसी जहरीले सांप ने काटा है, मैं अभी इस पर जड़ी बूटी लगा देती हूँ। उसका कोई फायदा नहीं है जादूगरनी जी, मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे तो बस अपनी दोनों बेटियों की चिंता हो रही है। जादूगरनी जी, आप मेरी एक मदद कर दीजिएगा। कहो, क्या मदद चाहिए? आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे मरने के बाद मेरी दोनों बेटियों का ख्याल रखेंगी, प्लीज वादा कीजिए। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी दोनों बेटियों का ख्याल रखूंगी, आप चिंता मत करो, आपको कुछ भी नहीं होगा। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आप मेरी तरफ से ये केक उसे दे दीजिएगा। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो मेरी बेटियाँ, हमेशा खुश रहना। इतना बोलकर गंगा ने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। यह सब देखकर मोना जादूगरनी को बहुत ही दुख हुआ और वह केक लेकर खुशी और मुस्कान के घर पहुंच गई। जादूगरनी को देखकर दोनों बहनें चौंक गईं। आप कौन है और मेरी माँ कहाँ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताइए ना, मेरी माँ कहाँ है? मैं मोना जादूगरनी हूँ, मुझे तुम्हारी माँ तुम दोनों की सहायता के लिए यहाँ भेजी है। तुम दोनों बहुत ही खुशकिस्मत हो, तुम्हें गंगा जैसी माँ मिली, लेकिन अफसोस वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और फिर जादूगरनी ने जंगल में जो हुआ वह सब उसे बताया। यह सुनकर दोनों बहनें रोने लगी।
अब तो हम अनाथ हो गए। अब हम माँ के बिना कैसे रहेंगे? माँ के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ ऐसे हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ, जीवन और मृत्यु पर किसी का जोर नहीं है बेटी, ये तो विधि का विधान है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन जाना ही होगा। अब चलो अपने आंसू पोंछो। अपनी बेटियों की आंखों में इस तरह आंसू देखकर तुम्हारी माँ भी ऊपर भगवान के पास रोएगी, इसलिए चुप हो जाओ। ये देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। टन टन केक। मुझे ये केक नहीं चाहिए, इसी की वजह से माँ हमें छोड़कर चली गई। हाँ, अगर माँ ये केक लेने शहर नहीं जाती तो उनके साथ ये नहीं होता। मैं ये केक नहीं खाऊंगी। अच्छा बाबा ठीक है, मत खाओ, लेकिन इस केक को अपनी माँ की आखिरी निशानी समझकर इसे घर के पास तो रख ही सकती हो। केक का घर? मैं कुछ समझे नहीं, अभी समझाती हूँ। टेन टेन। इतना बोलते ही जादूगर ने उस केक को एक विशाल केक के घर में बदल देती है। ये देखो बच्चियों, ये जादुई केक का घर है और अब से ये जादुई केक का घर तुम्हारा है। अब से तुम जो भी इस केक के घर से मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। अब से तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब तुम दोनों बहन अपना ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ, और हाँ, जब कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। इतना बोलकर मोना जादूगरनी वहाँ से चली गई। उस दिन से खुशी और मुस्कान को जब भी किसी चीज की जरूरत होती जादुई केक घर से मांग लेती। अब उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। वे दोनों बहन बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिता रही थी। तभी एक दिन खुशी ने मुस्कान से कहा, मुस्कान, अब तो हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं सोच रही थी हमारे जैसे गांव में और भी कितने लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। मैं सोच रही थी क्यों ना इस गांव वालों को भी इस जादुई केक के घर के बारे में बताया जाए, ताकि वो भी इस केक के घर से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अरे वाह खुशी, इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। मैं अभी सबको जादुई केक घर के बारे में बता कर आती हूँ, ताकि उनकी परेशानी भी खत्म हो सके। ये सोचकर दोनों बहनों ने उस जादुई केक के घर के बारे में सभी गांव वालों को बता दिया। उस दिन से सभी गांव वाले जादुई केक घर के पास जाकर अपनी समस्या बताने लगे और जादुई केक घर भी उन गांव वालों की मदद करने लगा। धीरे धीरे सभी गांव वाले जादुई केक घर की तारीफ करने लगे। इस तरह से जादुई केक घर के अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड आ गया। उस जादूगरनी ने मुझे यहाँ किस मुसीबत में फंसा दिया है। पहले तो उसने मुझे सिर्फ इन दोनों बहनों की मदद करने को कहा था, लेकिन अब इन दोनों बहनों की वजह से मुझे पूरे गांव की मदद करनी पड़ रही है। जब देखो कोई ना कोई आकर मुझे परेशान ही करता रहता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गांव वाले मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर सके। उस दिन के बाद से जो भी गांव वाले जादुई केक घर के पास मदद मांगने जाते, तब जादुई केक का घर उस पर अत्याचार करने लगा। वो कभी किसी को पेड़ से उल्टा लटका देता, तो कभी किसी को हवा में उछालकर दूर फेंक देता। कुछ लोगों को तो वो बिजली के झटके भी देने लगा। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। उस घमंडी जादुई केक से सभी गांव वाले परेशान हो गए। फिर एक दिन सभी गांव वाले मिलकर उन दोनों बहनों के पास गए और उनसे बोले, बेटी, तुमने जो हमें जादुई केक के घर के बारे में बताया था, वो केक का घर तो हम पर बहुत अत्याचार कर रहा है। तुम दोनों बहन कृपया करके हमें उस जादुई घमंडी केक के घर से बचा लो बेटी। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गई। फिर खुशी उन गांव वालों से बोली, जिस जादूगरनी ने मुझे यह केक दिया था, उन्होंने मुझसे कहा था जब भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। रुकिए, मैं उन्हें बुलाने की कोशिश करती हूँ। इतना कहकर दोनों बहनें जादूगरनी को मन ही मन याद करने लगी। पलक झपकते ही जादूगरनी वहाँ प्रकट हो गई। तब दोनों बहनों ने जादूगरनी को सब कुछ बताया। यह सब सुनकर जादूगरनी ने कहा, उस जादुई केक घर ने आप लोगों के साथ जो कुछ भी किया वह बहुत ही गलत है। मैं अभी उस जादुई केक घर का घमंड खत्म करती हूँ। ये बोलकर जादूगरनी जैसे ही उस जादुई केक घर के पास गई, घमंड में चूर जादुई केक घर ने जादूगरनी पर भी हमला करने की कोशिश किया। तब जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और जादुई केक घर को वहीं पर जलाकर राख कर दिया। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश हो गए। फिर जादूगरनी उन गांव वालों से बोली,
आप सभी गांव वालों ने इस पेड़ पर जो जादुई केक का घर था उस पर पूरी तरह निर्भर हो गए, इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा हुआ। अब से आप सब खुद ही अपनी समस्याओं का हल करना। अगर आप सबको कभी ज्यादा परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना, मैं खुद आप लोगों की मदद करने यहाँ आ जाया करूँगी। इतना बोलकर जादूगरनी वहाँ से चली गई और उस दिन के बाद से सभी गांव वाले खुद ही मेहनत करके खाने लगे। कभी उन्हें ज्यादा दिक्कत होती तो वो जादूगरनी को याद कर लिया करते। साथ ही खुशी और मुस्कान भी गांव वालों की हर संभव मदद कर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।